हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और मैं कीर्ति वर्मा आप लोगों को बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में हमारा ऑलमोस्ट अब एंडिंग की तरफ चल रहा है। तो अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था मीटर रोटेशन, वो कल ख़त्म हो चुका था। अब आज हम सीखेंगे मीटर रोटेशन का मैकेनिज्म, और उसके बाद हम इंटर कन्वर्जन ऑफ मोनोसेक्राइड्स ये सीखेंगे। ठीक है, तो पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं मीटर रोटेशन का। मीटर रोटेशन के बारे में कल आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे उसका मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ मीटर रोटेशन। तो आप लोग को मीटर रोटेशन तो कल पता ही दिया था, एक बार फिर से देख लीजिए। पहले तो अपनी स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसकी ग्लूकोज की ले लेते हैं। ठीक है, अब तो आप सभी को याद हो गई होगी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। और यहीं से हमने क्या बनाया था, और यहीं से हमने, ये है आपका ग्लूकोज। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कल मैंने आपको बताया था मीटर रोटेशन में कि जो ग्लूकोज है वो अल्फा और डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, सभी को पता है। अब वो एक दूसरे में क्या होता है, इंटर कन्वर्टेबल, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और कन्वर्ट हो कब तक होते हैं, तब तक कि उनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो जाए। ये तो था आपका मीटर रोटेशन। ठीक है, अब बात है कि होता क्यों है, ऐसा होता ही क्यों है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसमें है एल्डिहाइड ग्रुप। क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो ज़रा याद करिए, मैंने आपको पीछे एक बार रिएक्शंस पढ़ाई थी, एसीटल एंड हेमी एसीटल। याद आ रही होगी आपको, एसीटल और हेमी एसीटल पढ़ाई थी, जिसमें मैंने ये बोला था कि जब भी अल्कोहल, कहीं पे भी अल्कोहल है, और अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। ठीक है, ये मैं बार बार इथर का लिख देती हूँ। तो ये जब भी अल्कोहल किससे करता है रिएक्शन, RCHO यानी कि एल्डिहाइड से। याद रखिए आप, जब भी अल्कोहल किससे, एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, तो हमेशा क्या बनाता है, एसीटल बनाता है। ठीक है, अब हेमी बनाएगा ये या फिर एसीटल बनाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अल्कोहल पे। अगर हमने वन लिया है, इसका 1 मोल ले रखा है हमने अल्कोहल का, तो आपका बनेगा हेमी एसीटल। ठीक है, और अगर आपने यहीं पे 2 मोल ऑफ अल्कोहल ले लिया और वो किससे रिएक्ट कर रहा है, एल्डिहाइड से, तो आपका बनेगा एसीटल। ठीक है, ये होती है आपकी एसीटल और हेमी एसीटल। इसमें क्योंकि ओपन चेन में तो इसमें सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में, लेकिन जब इसकी क्या बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे किसकी, ग्लूकोज की। ये तो आप इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम जब इसकी रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगी रिंग स्ट्रक्चर, आप सभी को पता है, हमने ड्रॉ की थी। बड़ा सा बना देती हूँ आपको दिखे, ताकि समझना तो हमें ही है। ठीक है, ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। यहाँ पे कार्बन और इसकी यहाँ पे ग्रुप आएंगे, इसलिए हमने बॉन्ड बनाया है। ठीक है, आपको पता है नंबरिंग यहाँ से होती है 1 2 3 4 5 एंड इस पे लगा होता है लास्ट वन हमारा। ठीक है, यहाँ पे H होता है, और इस इधर से देखो यहाँ पे
इसी से हमने डिफाइन भी किया था, आप लोग को याद हो कि अगर आपका OH अगर राइट साइड पे है, कहाँ है, राइट साइड पे है, देन वो क्या होती है आपकी अल्फा डी ग्लूकोज वाली फॉर्म। और जब आपका OH कहाँ हो, लेफ्ट साइड पे, तो वो होती है आपकी बीटा डी ग्लूकोज वाली फॉर्म। ठीक है, ये बात भी याद रखिए। अब क्योंकि और एक चीज़ और बताई थी कि जब भी आपका OH अगर राइट साइड में आ रहा है तो उसको रिंग स्ट्रक्चर बनाते समय कहाँ पे लिखते हैं, ब्लो, यानी कि नीचे। बस ये याद रखिए, इससे अपोजिट करना है। अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो कहाँ लिखते हैं, अबव। ठीक है, इफ OH ऑन द लेफ्ट साइड तो हम कहाँ लिखेंगे इसको, अबव। ठीक है, ये तो बेसिक वही रिवीजन चल रहा है बार बार। तो OH इधर कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में, तो हम कहाँ लगाएंगे नीचे। ठीक है, इधर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, इधर आ रहा है तो हम इधर लगाएंगे। ठीक है, फिर फर्दर आपके नीचे ही आ रहे हैं दोनों। ठीक है, बाकी इसको कंप्लीट करेंगे H के साथ। ये थी आपकी, अभी मैंने आपकी फॉर्म बनाई है अल्फ़ा, क्योंकि आपका OH राइट में आ रहा है तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज वाली फॉर्म है आपकी। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस बात को, जब ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की तब वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन जब उसकी रिंग स्ट्रक्चर होती है तो वहाँ पर ग्रुप होता है हेमी एसीटल। कैसे होता है ग्रुप, हेमी एसीटल कैसे होता है ग्रुप, देखो इस पे क्या है, OH भी आ रहा है और ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप भी आ रहा है और OH ग्रुप भी आ रहा है, समझ रहे हो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप भी आ रहा है और OH ग्रुप भी आ रहा है, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं। अब बोलो, ये सोचोगे कि एल्डिहाइड ग्रुप कैसे आ रहा है। ठीक है, तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है क्या, या फिर वो देखो आप R, ये होता है आपका, नहीं क्या लिख रही हूँ मैं, ये नहीं होता आपका। एसीटल जब भी बनता है तो वो ऐसे बनता है, देखो एसीटल कैसे बनता है हमेशा, हेमी एसीटल की बात ही कर लेती हूँ मैं। हेमी एसीटल कैसे बनेगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखो ये रहा। हेमी एसीटल जब भी बनता है तो वो ऐसे बनता है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है O की साइड, ये नेगेटिव बनाता है पार्शियली और ये पार्शियली पॉजिटिव, और फिर जो RCHO है वो ROH है हमारा, यानी कि अल्कोहल ग्रुप, वो अटैक करेगा, ये वाला O पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जाएगा इसके पास, तो कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, O पे नेगेटिव है और ये वाला बॉन्ड इससे आके जुड़ जाएगा, और ये R', इसको अलग दिखाने के लिए मैं R' ले लेती हूँ, ये हो गया H आपका। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव हो गया, और ये क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव, ये सॉरी नेगेटिव, और ये H जाके कहाँ जुड़ जाएगा, इस पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो आपकी जो फाइनल कुछ स्ट्रक्चर दिखेगी वो ऐसी सी दिखेगी। अगर बात करें हेमी एसीटल की, ठीक है, ये हो गया आपकी स्ट्रक्चर किसकी, हेमी एसीटल की। ठीक है, इस तरह से। और अगर आपका एसीटल का बोला जाए तो ये दोनों ग्रुप OR में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 2 लेंगे मॉल। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लेंगे आपके अल्कोहल के, लेकिन हमें सिर्फ हेमी एसीटल चाहिए, तो ये हो गया आपका हेमी एसीटल। ठीक है, हेमी एसीटल। अब यहाँ पे देखो आप एक बार, अब यहाँ पे देखो आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, इसमें क्या है आपका CO तो बॉन्ड है और OH भी आ रहा है, और इस पूरे को मैं कंसीडर कर लूँ R, तो वही तो आ गया R, जैसे इसमें आ रहा है RCOH ये वाला, और ये हो गया OR। ठीक है, OH, और इसको कंसीडर कर लिया पूरे को R, तो हेमी एसीटल फॉर्म ही तो बन रही है यहाँ पे। आप लोग याद भी रखिएगा कि रिंग स्ट्रक्चर में ग्लूकोज का चाहे अल्फा फॉर्म हो या बीटा फॉर्म हो, दोनों में ही हेमी एसीटल ग्रुप होता है। ठीक है, हेमी एसीटल प्रेजेंट होता है ग्रुप, और जबकि ओपन चेन में उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हेमी एसीटल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें,
तो क्या करेगा, अब हेमी एसिटल क्या होता है, चलो हेमी एसिटल छोड़ो, अभी फिलहाल ये बताओ कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था, मैंने कल आपको मीटर रोटेशन में बताया था कि क्या होते हैं, ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। कौन, अल्फा और बीटा का बताया था मैंने, और ये कब, ये इसीलिए तो हमारा मीटर रोटेशन समझ में आया था, अल्फा और बीटा का इक्विलिब्रियम जब हमने कॉन्सेप्ट समझा था। ठीक है, ऐसे ही ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, ये ओपन चेन के साथ भी इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, ओपन चेन के साथ भी क्या होंगे, ये इक्विलिब्रियम में होंगे, अल्फा ग्लूकोज भी और बीटा ग्लूकोज भी। ठीक है, अब जब भी हेमी एसिटल होगा वो कन्वर्ट होगा किसमें, बीटा में, और बीटा वापस से किस में हो सकता है, हेमी एसिटल में। मतलब हेमी एसिटल जो हमारी फॉर्म है यानी कि रिंग स्ट्रक्चर है वो ओपन में, ओपन फिर रिंग में, ये तो इंटर कन्वर्टेबल है, आप लोग को पता भी है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि अल्फा और बीटा इंटर कन्वर्टेबल है, तो क्या होता रहेगा, इसमें मीटर रोटेशन होता रहेगा। ठीक है, और वो भी मीटर रोटेशन किसकी वजह से हो रहा है, हेमी एसिटल ग्रुप की वजह से। ठीक है, एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चल रहे हैं। और एक बात और है आपकी कि जो हेमी एसिटल है वो क्या करता है, पहले एक बार मैं रफ कर देती हूँ फिर समझाती हूँ, खिचड़ी सी पक गई है यहाँ पर। चलो यहीं पे समझा देती हूँ। यहीं पे देखो, जो हेमी एसिटल है आपका, हेमी एसिटल क्या करता है, हेमी एसिटल कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, किस में होता है, उसमें एल्डिहाइड में। ठीक है, एल्डिहाइड फॉर्म में, यानी कि आपकी मतलब याद रखने वाली बात यहाँ से ये है कि जो हेमी एसिटल ग्रुप है वो अल्फा फॉर्म में भी होगा, बीटा फॉर्म में भी होगा, और अल्फा बीटा का अगर मैं मिक्सचर लूँ उसमें भी हमारा हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि मिक्सचर में भी तो अल्फा और बीटा ही फॉर्म है, और दोनों फॉर्म हैं तो दोनों में ही क्या होगा, हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपका ओवरऑल भी हेमी एसिटल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हेमी एसिटल ग्रुप क्या करता है, हेमी एसिटल कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। आप लोग को अभी भी बताया कि एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट होता है हेमी एसिटल में, हेमी एसिटल फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। ठीक है, अब क्योंकि हेमी एसिटल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, कि कैसे होता है कन्वर्ट, जब भी हेमी एसिटल ग्रुप का क्या कराओगे आप, हाइड्रोलिसिस। हेमी एसिटल ग्रुप जो है आपका, उसका जब भी आप क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ये मिलेगा। अब कैसे मिलेगा एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पर देखते हैं अपना इस वाले इसमें स्ट्रक्चर में देखो, आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, यानी कि वाटर हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर ऐड कराना। ठीक है, ये H प्रोटोन और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा, ये क्या करेगा, H प्रोटोन क्या करेगा, ये जो है O, इसको जो अपना H प्रोटोन देगा वाटर। ठीक है, और बाकी का जो ये O है, अब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये OH कहाँ जाएगा, OH जाएगा इस कार्बन के पास, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ये जाएगा इसके पास। अब देखो इस कार्बन पे 2 OH ग्रुप हो जाएंगे, और कहीं भी 2 OH ग्रुप एक साथ नहीं रहते हैं। इस कार्बन पे क्या हुआ, यहाँ देखो इस कार्बन पे 2 ग्रुप एक साथ आ गए, कहीं भी ऐसा नहीं होता, इनका क्या हो जाएगा, इसमें डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर बाहर निकलना। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, वाटर रिलीज हो गया, और यहाँ पे बॉन्ड कैसे बन जाएगा, COO वाला। ठीक है, ठीक है, तो फर्दर हमारा CO वाला बॉन्ड आ जाएगा, और H आपके पास यहाँ है ही, और यहाँ पे अगर OH आ जाएगा तो ये इसके साथ गया, और O और H यानी कि वापस से क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को, कि फिर क्या होगा, इसका मतलब आपकी जो रिंग है वो ओपन हो जाएगी। कब होती है रिंग ओपन, जब हेमी एसिटल ग्रुप का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एल्डिहाइड मिलता है। वो इसलिए ही मिलता है कि जब भी आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो रिंग क्या होगी, रिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, ब्रेक हो जाएगी या रिंग ओपन हो जाएगी, कुछ भी बोल सकते हो, रिंग खुल जाएगी, और ये वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, आपका एल्डिहाइड ग्रुप में। यही इसका मैकेनिज्म है म्यूटर रोटेशन का, जो कि ये लगातार करते रहते हैं।
यानी कि ओपन चैन जो है आपकी, ओपन चैन किसके साथ इक्विलिब्रियम में रहती है? अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज एंड अल्फा बीटा ग्लूकोज मिक्सचर, ठीक है, वो इन तीनों के साथ कहाँ होगी? इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक बात नोट करके भी लिख लीजिए, अगर आ जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि अल्फ़ा और बीटा फॉर्म में से ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी? बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज इज़ द मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। तो ये है आपका मैकेनिज्म किसका? मीटर रोटेशन का, कि इसमें क्या होगा? हेमी एसिटल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, वो भी हाइड्रोलिसिस की वजह से। हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो रिंग ओपन हो जाएगी, यानी कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा बॉन्ड यहाँ से, और जब ब्रेक हो जाएगा तो ये एल्डिहाइड ग्रुप में वापस हमें ऐसे ही मिल जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कल जब एक बात बताई थी कि जब ग्लूकोज हो, अल्फ़ा ग्लूकोज हो या बीटा ग्लूकोज हो या फिर अल्फ़ा बीटा ग्लूकोज तीनों मिक्सचर हो उनका, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, क्योंकि वो पीपीएल को रोटेट करा सकते हैं, तो इसलिए वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। अब ऑप्टिकल एक्टिव तो होंगे, लेकिन कितने डिग्री से रोटेट कराएंगे पीपीएल को, ये भी बात थी। तो मैंने आपको दिखाया था कि 113 से कराता है कौन? अल्फ़ा, और बीटा किससे करा रहा था? 19 पॉइंट समथिंग से, और जो कंबाइन करा रहा था एक साथ वो क्या हो रहा था? 52.7 डिग्री से, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो हमेशा इनका जो होगा, चाहे ओपन चैन हो, ओपन चैन से जब आप क्या कर रहे हो? अल्फ़ा ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस कराओगे तब ये पीपीएल को रोटेट करेगा 52.7 डिग्री से, और जब बीटा ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस कराओगे तब भी ये पीपीएल को रोटेट करेगा 52.7 डिग्री से, और अल्फ़ा बीटा ग्लूकोज के मिक्सचर को जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तब भी ये रोटेट करेगा पीपीएल को 52.7 डिग्री से। तीनों ही केस में आपको याद रखना है कि अल्फ़ा बीटा ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस हो या फिर दोनों के मिक्सचर का हाइड्रोलिसिस हो, तीनों ही पीपीएल को रोटेट कराते हैं 52.7 डिग्री से, ठीक है। अगर आप सिंगल अल्फ़ा ग्लूकोज ले रहे हो या अलग से आप बीटा ग्लूकोज ले रहे हो, तो वो रोटेट कराएंगे पीपीएल को अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग, जितनी उनकी वैल्यू हमने एक फिक्स की हुई है एक्सपेरिमेंटली, उसके अकॉर्डिंग रोटेट कराएंगे। बट अगर हम उनका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो वो हमेशा रोटेट कराएंगे 52.7 डिग्री से ही, ठीक है। ये नोट करने वाली बात थी, स्टेबिलिटी की होगी, और इसीलिए ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। यही आपका मीटर रोटेशन का मैकेनिज्म है, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे है आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। टॉपिक डालिए इंटर कन्वर्जन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, तो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का एक मेन फीचर ये भी है कि इसमें क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं उन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो भी मोनोसेक्राइड्स हैं आपके, उन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि आपके मोनोसेक्राइड्स आपके 6-7 रिंग तक थे, C1 से C3 से C7 तक आपके मोनोसेक्राइड थे। जब मैंने आपको मोनोसेक्राइड पढ़ाया था तो वहाँ पे उस सीरीज़ तक आपके होंगे। कार्बन जितने भी हैं आप वो ध्यान वो रखिए
कि जो इंटर कन्वर्जन है मोनोसेक्राइड्स का वो क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का फीचर है कि वो क्या करता है, उसमें क्या होता है मोनोसेक्राइड एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। उनके कन्वर्जन के बेस पर ही उन्हें डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, ठीक है। पहले तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर आगे समझिए। लिखिए, द कन्वर्जन ऑफ वन मोनोसेक्राइड्स, ऐसे मतलब कि द कन्वर्जन फ्रॉम वन monosaccharides to other, the conversion from one monosaccharides to other is known as क्या कहलाएगा, interconversion of मोनोसेक्राइड, ठीक है। ये तो आपका हो गया इंटर कन्वर्जन। अब ये यूज़फुल क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसकी हेल्प से, कन्वर्जन की हेल्प से, एक तो क्या है, हमें अगर दूसरा मोनोसेक्राइड चाहिए होता है तो हमारे पास जो मोनोसेक्राइड होता है उसे ही कन्वर्ट करके हम दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन बताता है रिलेटिव, जो इसके साथ वाला मोनोसेक्राइड होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए यूज़फुल है। तीसरा, जो अभी नेचर में रेयर हैं या जो ज़्यादा जिनकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनका भी क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन बता देता है, ठीक है, इसकी हेल्प से, ठीक है। अब क्या होगा, जो इंटर कन्वर्जन है मोनोसेक्राइड्स का वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका चैन शॉर्टनिंग मेथड, ठीक है, और एक होता है आपका चैन शॉर्टनिंग मेथड, चैन लेंथनिंग मेथड्स, ठीक है। इसको ही शॉर्टनिंग, अभी आप नाम से ही दिख रहे हो, अगर आपके पास कोई 6 कार्बन, सपोज करो आपके पास कोई मोनोसेक्राइड है 6 कार्बन एटम वाला, ठीक है, उसमें आपको उसकी चैन शॉर्टनिंग वर्ड से ही समझ आ रहा है कि उसको शॉर्ट करना है, मतलब उसको छोटा करना है, ठीक है। तो अगर आपके 6 कार्बन में से आपको 1 कार्बन निकालना है, यानी कि चैन छोटा करना है कहीं पे, तो उसके अंदर हम उसे बोलेंगे चैन शॉर्टनिंग मेथड्स, ठीक है। और अगर कहीं आपको चैन बढ़ानी है, 7 कार्बन की चैन है तो आपको 6 कार्बन की चैन है, आपको 5 कार्बन की चैन दी है, आपको 6 कार्बन में चाहिए, तो वहाँ पे क्या करोगे आप, उसकी लंबाई बढ़ाओगे, तो ये क्या हो गया, चैन लेंथनिंग मेथड। नाम से आप याद रखिएगा, अगर कहीं चैन घटाना है तो उसे चैन शॉर्टनिंग, कहीं चैन बढ़ानी है तो चैन लेंथनिंग मेथड, ठीक है। अब क्योंकि शॉर्टनिंग है तो आपने असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़े हैं शॉर्टनिंग के लिए, यानी कि घटाना है तो क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑफ शुगर सीरीज, ठीक है। अब बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑफ शुगर सीरीज। दूसरे नाम से भी आ सकता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग शुगर सीरीज क्या है, या फिर चैन शॉर्टनिंग या चैन लेंथनिंग क्या है। अब फर्स्ट हमारा चलेगा चैन शॉर्टनिंग मेथड्स। इसके अंदर आप 2 तरह के मेथड्स पढ़ने वाले हो, 2 मेथड्स आप पढ़ोगे चैन शॉर्टनिंग में। कौन कौन से पढ़ोगे 2 मेथड्स आप, एक तो है आपका रफ्स मेथड और एक है आपका फॉल्स मेथड, ठीक है। ये आपका अलग से भी पूछा हुआ है क्वेश्चन में, रफ मेथड्स और वोल मेथड क्या होते हैं, ठीक है। तो रफ मेथड्स क्या होता है, इसको रफ डिग्रेडेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, रफ डिग्रेडेशन मेथड्स भी बोलते हैं। इसका यूज़ किया जाता है चैन शॉर्टनिंग के लिए, रफ डिग्रेडेशन मेथड का यूज़ किया जाता है चैन शॉर्टनिंग के लिए। ऑब्जेक्टिव के पर्पस से भी आप याद रखिएगा, रफ डिग्रेडेशन मेथड का यूज़ किया जाता है चैन
शॉर्टनिंग मेथड के लिए ये क्या करता है, जितनी भी आपकी कार्बन की चेन दी हुई है, जितनी भी दी है वॉटएवर, आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ कार्बन्स की आप चैन दी है गई है, उसमें से एक कार्बन को अगर आपको छोटी चैन बनानी, एक कार्बन, सिर्फ एक कार्बन से छोटी चैन बनानी है, तो आप वो हम यूज़ करेंगे रॉफ्स डिग्रेडेशन मेथड। ठीक है, रॉफ्स डिग्रेडेशन मेथड। अब इसको टॉपिक डाल लीजिए आप, एक बार नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। चलिए नोट डाउन कर लिया। अब रॉफ्स मेथड्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं, यानी कि आपका वो चैन शॉर्टनिंग मेथड्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम 2 मेथड पढ़ने वाले हैं, रफ्स और वोल्स मेथड्स। तो अपना रफ्स मेथड डालिए, फर्स्ट वाला डालिए रफ्स मेथड। ठीक है, अब ये क्या होता है रफ्स मेथड्स। ठीक है, तो रफ्स मेथड्स में मैं थ्योरी ना लिखा के आपको सीधे ही एग्जांपल से ही समझा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझिए। वही आपको अगर थ्योरी में भी लिखना हो तो आप वैसे स्टेप वाइज को लिख सकते हैं कि फर्स्टली हम ये करेंगे, देन हम ये करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो एल्डोज ग्रुप है आपका, उसको कन्वर्ट करेंगे, उसका ऑक्सीडाइज करेंगे, और कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे। आपको माइल्ड ऑक्सीडाइज्ड बताया था कि माइल्ड ऑक्सीडाइज्ड कब होता है, ये जब ये किससे ऑक्सीडाइज्ड होता है, ब्रोमीन वाटर से, Br2 + H2O। ठीक है, इससे तो वही करेंगे। अब पहले कंसीडर कर लेते हैं अपना ग्लूकोज। ये यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, आपकी सब हेडिंग्स तो डल गई हैं, आप इसके नीचे ही लिखना है, तो मैं इसे रफ कर देती हूँ एक बार। ठीक है, रफ्स मेथड चल रहा है आपका, ध्यान रखिएगा, अपने अपने नोट्स में डाल लिया होगा रफ्स मेथड्स। उसमें क्या करेंगे, पहले देखो आप ले लो अपना ग्लूकोज। ठीक है, राइटर से लिख देते हैं, फिर आएगा नहीं ना, CHO। ठीक है, साथ में रुकिए, CHO कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गए, पूरा करिए, अब तो याद ही हो गया होगा। ठीक है, H एंड H, ये है आपका, क्या है आपका ये डी ग्लूकोज, या इसका दूसरा नाम लिखे तो क्या होगा, एल्डोज भी बोलते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से एल्डोज बोलते हैं, तो इसको बोल देंगे एल्डो। और एल्डोज में एल्डो तो हो गया, 6 कार्बन की वजह से क्या बोलेंगे, हेक्सोज। ठीक है, एल्डो हेक्सोज, ये भी बोल देते हैं इसका दूसरा नाम। ठीक है, अब ये क्या करेगा, पहले तो ऑक्सीडाइज्ड होगा, किससे, माइल्ड ऑक्सीडाइज्ड होगा, किससे, ब्रोमीन वाटर से। और आपको पता है जब डी ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज्ड होता है तो आपका डी ग्लूकोनिक एसिड, या एल्डोनिक एसिड भी बोलते हैं, वो बनाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अब आपको याद हो गया है कि कैसे, बस ये वाला ग्रुप चेंज होता है। क्या दो, ठीक तो है, H इधर आएगा, OH आपका, और इधर आएगा आपका H। ठीक है, बाकी ठीक है, ये बना आपका डी ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, या इसको एल्डोनिक एसिड भी बोल देते हैं। अब ये क्या करेगा, डी ग्लूकोनिक एसिड फर्दर क्या करेगा, ट्रीट करेगा, किससे, फर्दर इसका ट्रीटमेंट कराएं कैल्शियम कार्बोनेट से। क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट से फर्दर ट्रीटमेंट करता है तो क्या कर लेता है, ये सॉल्ट बना लेता है कैल्शियम का। ठीक है, कैल्शियम का डी ग्लूकोनिक सॉल्ट बना देता है, जिसका नाम है कैल्शियम डी ग्लूकोनेट। ठीक है, कैसे बनाएगा, वही अपनी स्ट्रक्चर यहाँ तक तो सेम ही है। ठीक है, जो होना है फर्स्ट वाले कार्बन पे होना है H OH H H। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ये वाला COO-। ठीक है, और
COON बनाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ट्वाइस, क्यों आएगा Ca+2, क्योंकि इसके हमने टू मॉल लेके इसको बनाया है। ठीक है, यहाँ पर लिखनी बात है हम लोग सब, तो इसको ऐसे समझिए। यहाँ पे ये क्या बना है आपका कैल्शियम टी ग्लूकोनेट। ठीक है, ये आपका। अब ये क्या करेगा फर्दर, जब किससे करता है रिएक्शन, ये फर्दर ट्रीटमेंट होता है किससे, फेंटॉन्स रिएजेंट से। अब ये फेंटॉन्स रिएजेंट्स क्या होता है, यहीं पे लिख लीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2 और फेरिक एसीटेट के मिक्सचर को ही हम बोलते हैं फेंटॉन्स रिएजेंट्स। ठीक है, अब क्या करेगा ये, जब फेंटॉन्स रिएजेंट्स क्या करता है, इसमें से क्या करेगा आपका वाटर और CO2 को रिलीज़ कर देगा। जब वाटर और CO2 रिलीज़ हो जाएंगे तो आप जब CO2 भी यहाँ से जाएगा, एक C निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ कम हो जाएगी, यानी कि जो आपका एल्डोहेक्सेन था वो कन्वर्ट हो जाएगा। एक ही कार्बन कम करना है, तो 5-6 है इसमें, 6 के लिए हेक्सोस, तो एल्डो पेंटोज में, 5 में कन्वर्ट हो जाएगा तो एल्डो पेंटोज में। ठीक है, तो जब फेंटोज से रिएक्ट करा इसने तो H2O और CO2 बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, देखो CHO 1 2 3 4। बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, नीचे से बिल्कुल स्ट्रक्चर वैसे लिख दो, 5 तक लिखना है, 4 तक, और CH ग्रुप वैसे ही लगाना है, सेम वही स्ट्रक्चर है, बस उसमें एक ग्रुप एक कार्बन ज़्यादा था उसमें ग्लूकोज में, और ये क्या बन गया आपका डी अरेबिनोस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनी है आपकी डी अरेबिनोस की, अरेबिनोस की, या इसका दूसरा नाम भी होता है क्या, एल्डो 1 2 3 4 5 रिंग है तो एल्डो पेंटेनॉज। ठीक है, ये होगा इसका नेम। ये क्या हुआ, अब यहाँ से बाहर क्या निकला, H2O और CaCO3 बाहर निकला। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि H2O और CO2 बाहर निकला है, तो CO2 इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इस फॉर्म में बाहर निकला है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर लीजिए कि CO2 किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये बन गया आपका एल्डोपेंटोज। ठीक है, ये थी आपकी कन्वर्जन मोनोसेक्राइड की, आपने ग्लूकोज से अरेबिनोज बना दिया, यानी कि 6 कार्बन वाली रिंग से स्ट्रक्चर से, ओपन चेन स्ट्रक्चर से आपने 5 कार्बन वाला कंपाउंड बना दिया है। तो यही है आपका रफ्स मेथड्स, ये था आपका रफ्स मेथड्स। अब आप सेकंड मेथड पढ़ेंगे वोल्स मेथड्स, वो हम पढ़ेंगे कल। आज की क्लास में इतना ही, कीप लर्निंग।